हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज ये वीडियो क्लास 10th का पहला लेक्चर होने वाला है, जहां पर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मेटल और नॉन मेटल हम लोग लेक्चर लेके आ गए हैं और पूरा वन शॉट लेक्चर है। और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग बताएंगे जो आपके 2026 के एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल में हम लोग को ये जानना है कि जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। ये हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ लिए हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे ये पेन, जैसे ये बोर्ड, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसका कुछ वजन है, मास है। तो दो टाइप का होता है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, ये बेटा एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एलिमेंट और कंपाउंड में। अब आपको कुछ कुछ यहां पे समझ में आएगा कि जो एलिमेंट है और कंपाउंड है, ये आप लोगों ने सुना हुआ है नाम। और ये जो एलिमेंट है, इसमें हम लोग को जानना है मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होती है और मेटलॉइड्स क्या होता है। ठीक है, और कंपाउंड में आप देख सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसको न्यूट्रल बोला जा रहा है। तो ये चैप्टर सेकेंड है। ठीक है, और ये चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 3rd है। और ये वाला चैप्टर क्लास 9th में था, फर्स्ट चैप्टर। और प्योर और इम्प्योर, जिसमें हम लोग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़े थे, ये सेकेंड था चैप्टर क्लास 9th का केमिस्ट्री का। तो सब कुछ बेटा इंटरलिंक्ड था। तो अब हम लोग इतना जान गए हैं कि सर इस चैप्टर में हम लोग को प्योर सब्सटेंस का जो एलिमेंट वाला पार्ट है, उसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। तो अब मेटल क्या होता है, बेसिक हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं कि मेटल क्या होता है। तो मेटल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या है? मेटल एक ऐसा चीज है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे हम लोग बात करें सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 होता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 2 8 8 2 10 और कितना बचा, 1। तो इसको स्टेबल होने के लिए इसके लास्ट में 8 होना चाहिए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो डोनेट मतलब दान कर रहा है। तो एक दान कर रहा है ना, तो दानी है। तो जो दानी होता है वो क्या होता है, वो अमीर है, यानी वो मेटल है। अब जैसे बात करें हम लोग क्लोरीन का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 2 8, 2 8 कैसे कर रहे हैं? अरे यही नियम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही नियम है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 2 8, अब कितना बचा, 8 2 10 हो चुका है, 7 17। तो इसको 8 होने के लिए यहां 7 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 लेना पड़ेगा। तो ये भीख मांग रहा है कि 1 दे दो, 1 दे दो। तो भिखारी है ना, भिखारी यानी नॉन मेटल। तो ये क्या है, नॉन मेटल, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट या गेन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल और नॉन मेटल ऐसे आराम से हम लोग पहचान गए कि जो अमीर होता है वो मेटल, जो गरीब होता है वो नॉन मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो दे दे वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन भीख मांगे ले वो क्या है, नॉन मेटल। अब हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो मोस्टली हम लोग मेटल का प्रॉपर्टीज जो देखेंगे, नॉन मेटल में क्या कर देंगे, बस नॉट नॉट कि ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी चीज को थिन शीट में कन्वर्ट करना। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है, ये एक मेटल है, तो इसको हम लोग मार मार के एकदम पतला सा परत बना दें, थिन शीट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल, गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल क्या होता है सर, अभी तुरंत पढ़ना है डक्टाइल। तो डक्टाइल मतलब होता है कि इसको हम लोग थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं अभी क्या आपको बता रहा था कि जो चीज मेटल होगा वो चीज नॉन मेटल नहीं होगा। देखिए, मेटल आर डक्टाइल बट नॉन मेटल आर नॉट। मेटल डक्टाइल होता है बट नॉन मेटल नहीं होता है। जैसे हम लोग कॉपर का बात करते हैं, एल्युमिनियम का बात करते हैं, सब क्या है, मेटल है। इस सबको हम लोग थिन वायर में, मतलब पतले से तार में कन्वर्ट करते हैं। घर में जो तार जा रहा है कॉपर का ही होता है। ठीक है, तो अगर किसी को थिन शीट में कन्वर्ट कर दें तो वो मेलेबल।
अगर किसी को थिन वायर पतले तार में कन्वर्ट कर दें तो डक्टाइल। नेक्स्ट है सोनोरिटी, ठीक है। तो सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मतलब होता है रिंगिंग साउंड। जैसे स्कूल का घंटी बजाते हैं हम लोग तो क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रिंगिंग साउंड। बट नॉन मेटल में नहीं होता है, ठीक है, घंटी का आवाज टन टन। तो वही है कि ऑल मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, दैट मींस दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस होता है, मेटल का बना होता है। सबके स्कूल में घंटा जो लगा होगा वो मेटल का ही बना होगा। डेंसिटी, अब नेचुरल सी बात है कि मेटल है, सॉलिड है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब हैं तो कम एरिया में ज्यादा पार्टिकल होंगे, कम एरिया में ज्यादा पार्टिकल होंगे। तो अगर जहां भीड़ होता है, जहां क्राउड है, वहां पे डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां पे डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। बट नॉन मेटल का डेंसिटी कम होता है। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, ठीक है। डायमंड एक नॉन मेटल है, सबको पता है, हीरा चमकता है। डायमंड एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी उसका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। तो देखते हैं, मेटल आर जनरली डेंसर देन नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट लस्टरस, लस्टरस मतलब होता है चमकीला, ठीक है, जिसका जो साइन करे, जैसे गोल्ड चमकता है। सारे मेटल्स चमकते हैं, अधिकतर मेटल क्या होता है? चमकता है, और नॉन मेटल नहीं चमकता है, डल होता है। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है डायमंड। मेटल जनरली हैव शाइनी और लस्टर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। सोना जो होता है वो चमकता है और इसको हम लोग पॉलिश भी करा सकते हैं। बट नॉन मेटल आर डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, ठीक है। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है जो है डायमंड, आयोडीन, ब्रोमीन आर एक्सेप्शन, ठीक है। डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये लोग नॉन मेटल हैं, बट इन लोगों का जो सरफेस है वो कैसा है? शाइनी होता है। शाइनी मतलब लस्टरस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल जो होता है, जो भी हमारा खाना बनता है वो मेटल से बना हुए बर्तन में बनता है। तो मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट कंडक्ट होता है तभी तो वो बर्तन गर्म होता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट व्हाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब जो है बेस्ट, इसमें गुड कंडक्टर कौन सा मेटल होता है? तो कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, कॉपर और सिल्वर। वाइल लीड और मरकरी, LEAD, लीड और मरकरी सबसे पुअर कंडक्टर है। लीड और मरकरी हीट का पुअर कंडक्टर है, और कॉपर और सिल्वर गुड कंडक्टर है। मेटल है ये सब। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है सर, सबको पता है, घर में जो तार आया है वो मेटल का तार है सर, कॉपर वायर, और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो बिजली कंडक्ट कर रहा है, तार करंट लेके आ रहा है। तो मेटल्स गुड कंडक्टर, नॉन मेटल बैड कंडक्टर। इसमें भी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, सबको पता होगा, ये आसान आसान चीजें हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या है? गुड कंडक्टर है। हार्डनेस एंड अपीयरेंस, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होता है। एंड ऑल्सो दे हैव सिल्वर ग्रे अपीयरेंस, और उनका अपीयरेंस कैसा होता है? सिल्वर ग्रे कलर का। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर एंड हैव कलरलेस अपीयरेंस जनरली। मेटल आपको पता है कि सिल्वर ग्रे कलर का अधिकतर होता है और सॉलिड होता है, बट नॉन मेटल क्या होता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और जनरली कैसा होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर का नहीं होता है आमतौर पर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड नहीं होता, जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है। ये भी एक्सेप्शन है। मरकरी मेटल होते हुए भी सॉलिड नहीं है, कैसा है? लिक्विड है। जबकि सारे मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम एंड लिथियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद द नाइफ। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये लोग बस ऐसे चाकू से रखोगे ना, अपने आप कट जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं सर ये सब? अरे क्योंकि एक्सेप्शन है, इसलिए इन लोग के बारे में अलग से पढ़े। मरकरी लिक्विड है मेटल होते हुए भी, सोडियम पोटेशियम ये लोग मेटल होते हुए भी इतने सॉफ्ट हैं कि चाकू रखते ही कट जाएगा। डायमंड इज हार्ड नॉन मेटल, मतलब हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है डायमंड, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि जो नॉन मेटल है वो उतना मेटल की तरह हार्ड नहीं होता है, ठीक है। बट डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि शाइनी भी होता है,
जो कि हार्ड भी होता है, जिसका डेंसिटी भी हाई होता है। सारा खूबी इसका मेटल वाला ही है, ध्यान दीजिएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा का पूरा बेटा कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनमें से हम लोग एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम नाइफ से कट सकता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ मरकरी और लीड, क्यों दिया हुआ है सर? क्योंकि ये मेटल है और मेटल तो गुड कंडक्टर होता है बट ये पुअर कंडक्टर है। सवाल यहां से आता है, ये बार बार आया है, इस साल भी आ सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग तेल के अंदर क्यों रखते हैं? ठीक है, क्यों रखते हैं तेल के अंदर? क्योंकि बेटा ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने बोला ना अभी रिएक्टिव मेटल है, तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए इसको हम लोग तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल, क्योंकि तेल के अंदर ना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ऑयल। इसीलिए हम लोग इसको कहां रखते हैं? तेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। ऑक्सीजन जैसे ही इसको मिला ये तुरंत उससे रिएक्ट कर जाएगा। अब हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होने वाला है। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, अगर अभी तक भी आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एनर्जी गेन करिए और जल्दी से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। बेटा मेटल जो होता है, मेटल जो होता है वो कैसा होता है? वो सर मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब किसी चीज को हम लोग मार मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब सर इसको पतले से तार में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल जो होता है उसकी डेंसिटी कैसी होती है? डेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? सर हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, बिजली का भी, दोनों का गुड कंडक्टर है मेटल। बट नॉन मेटल इन सब में से कुछ भी नहीं है। नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है, नॉन मेटल मेलेबल नहीं होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, डिफरेंस हो गया। और आप लोग क्या लिख सकते हैं सर? सोनोरस होता है मेटल। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड। और क्या लिख सकते हैं? लस्टरस होता है। लस्टरस मतलब शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बेटा इसमें? और लिख सकते हैं कि हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है। तो इतना सारा प्रॉपर्टीज है, याद हो गया होगा आपको अभी तक। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो अगर मेटल की बात किया जाए, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट होकर क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, चाहे मैग्नीशियम के बारे में पढ़े थे, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। डिफरेंस यही है, और शायद तकलीफ आपको यही हो रहा होगा सर ऑक्साइड में कभी सिंपल O है, कभी 3 है, कभी 2 यहां लग गया, ये सब कैसे हो रहा है? तो बेटा ये सब क्लास 9th में ही पढ़ना था हम लोग को। जैसे अगर सोडियम का बात करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो हम लोग Na2O क्यों लिख रहे हैं और मैग्नीशियम में MgO क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो Na के पास क्या जाएगा? 2 जाएगा और O अकेला रह जाएगा। तो क्या यहां पे बना? Na2O। बट जहां अगर मैग्नीशियम का बात करेंगे हम लोग, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है। ये 2 आपस में कट जाएगा, क्या बचा? सिर्फ MgO। ठीक है, तो ये सब हमें 9th क्लास में ही सीखना था। अगर नहीं सीखे हो तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला।
तो जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में। तो क्यों होता है बेसिक, ये हम लोग आगे जानेंगे कि क्यों होता है बेसिक, बट बेसिक होता है नेचर में। और क्या फायदा है बेसिक होने का, क्या रिएक्शन में यूज होगा, देखते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ऐसा ऑक्साइड, ठीक है, ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेगा। क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, और अभी एक और ऑक्साइड निकल के आया जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे Al2O3, जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सर एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। अब एक सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में कि जो एल्युमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर भी हम लोग जो बर्तन बनाते हैं वो एल्युमिनियम का ही बनाते हैं, आयरन का नहीं बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वहां पर रस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग बर्तन धोएंगे ही धोएंगे, तो पानी, ऑक्सीजन, लोहा रस्टिंग हो जाएगा। बट एल्युमिनियम क्या है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो तुरंत कर लेगा, लेकिन एक ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, ठीक है। Al2O3 एक ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, और वो ऑक्साइड का लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इसीलिए हम लोग बर्तन किसका बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं। देखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मतलब एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का ही बर्तन यूज करते हैं, आयरन का नहीं, क्योंकि आयरन में रस्टिंग हो जाता है आसानी से। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये वाटर में फ्लोट कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि जब भी हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है पानी के साथ। जब भी रिएक्शन कराएंगे तो वहां से क्या निकलेगा, वहां से निकलेगा हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन का जो बबल्स फॉर्म होता है उसके कारण वो क्या होता है, पानी पे फ्लोट कर पाता है। देखिए रिएक्शन विथ वाटर, देख रहे होंगे आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यही हाइड्रोजन की वजह से वो लोग क्या करते हैं, पानी में तैर पाते हैं। देखिए जैसे कि बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम को अगर हम लोग पानी से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आमतौर पर मेटल प्लस पानी क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड को वापस से पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम प्लस पानी, सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम ऑक्साइड प्लस पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना आसान है। कैल्शियम प्लस पानी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड फिर से पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कितना आसान सा बात है कि अगर हम लोग कोई भी मेटल लेते हैं कैल्शियम प्लस पानी तो क्या बनेगा सर, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब ये जो CaO बना, ये जो CaO बना फिर से पानी मिला दीजिए तो अब क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक चीज है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो रिएक्शन होता है पानी के साथ वो अलग अलग तरीके से होता है। जो शुरुआत का हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जो शुरुआत का हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, उसके बाद वाला हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल है वो स्टीम से भी रिएक्ट कर जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ एसिड। तो एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होगा, तो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। मेटल क्या है, जिंक, और ये है H2SO4। तो मेटल प्लस एसिड क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो किसका सॉल्ट है, जिंक सल्फेट, सल्फेट का सॉल्ट है ये। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट, ये मेटल है और हम लोग कॉपर सल्फेट का मेटल सॉल्ट लेते हैं। एक मेटल और दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कब रिएक्शन करेगा, जब एक ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर जिंक और कॉपर में हम लोग देखेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कमजोर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जिंक ज्यादा ताकतवर है,
कल मैं बताया था आपको चिंकी और डिंकी करके, जिंक ज्यादा ताकतवर है तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा यहां से और सल्फेट के साथ खुद ही सेटिंग करके बैठ जाएगा। तो जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही ये भी एग्जांपल है, पोटेशियम और अल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बना, KCl एक साथ हो गया, ये K और Cl एक साथ, अल्युमिनियम बेचारा अलग हो गया। ठीक, अब इसी में हम लोग को एक थर्माइट रिएक्शन भी देखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन, जिससे हम लोग रेलवे ट्रैक बनाने में मदद लेते हैं। अब मैं आपको लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। मेटल का रिएक्शन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो क्या होगा, तो हम लोग मेटल लेते हैं Na, नॉन मेटल Cl, क्या बना, आयोनिक कंपाउंड बना, क्या बना, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एकदम आसान सा चीज है कि अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है तो आयनिक कंपाउंड बन रहा है। अब हम लोग इसी आयनिक कंपाउंड के बारे में यहां पे देखेंगे कि क्या होता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो एग्जांपल है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, जिससे जुड़ी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं वो है थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, Fe2O3 होता है, आयरन का ऑक्साइड, और हम लोग उसका रिएक्शन अल्यूमिनियम के साथ कराते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करने का मैं ट्रिक बताया था। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखें तो जो अल्यूमिनियम है वो ज्यादा ताकतवर है आयरन से, तो अल्यूमिनियम आयरन को क्या करेगा, हटा देगा यहां से और खुद ऑक्साइड और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो क्या बनेगा, Al2O3 और आयरन अलग हो गया और यहां से बहुत सारा हीट निकला। तो जब बहुत सारा हीट निकलेगा तो ये जो लोहा है, आयरन है, ये क्या हो जाएगा, तो ये बच्चा मोल्टेन फॉर्म में आ जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग रेलवे ट्रैक में जो क्रैक होता है उसको भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड लेकर अल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा देंगे, वहां से आयरन अलग हो जाएगा और आयरन बहुत गर्मी के कारण पिघल जाएगा। तो पिघले हुए आयरन को हम लोग उस क्रैक में भरने का काम करेंगे और फिर अपने आप आयरन ठंडा होने के बाद टाइट हो जाएगा, तो ट्रैक फिर से बन जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बार बार कई बार पूछा गया है। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड जो कि फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बने उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे घर का नमक, टाटा नमक, NaCl। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कैसे बना। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिएगा 2, 8 और 1। वैसे ही Cl का करिएगा 2, 8 और 7। तो जो इसका लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अब ये दोनों को बॉन्ड बनाना है, तो देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दीजिए, जो लास्ट वाला सेल का है वही। क्लोरीन, इसके कितने हैं, 7 है, तो 7 दिखा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये अपना एक क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, लिखा है ना बेटा यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपना एक ये इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो एक इसको ट्रांसफर कर देगा तो सोडियम क्या हो गया, प्लस, और क्लोरीन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस। ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना, NaCl, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। अब उसके प्रॉपर्टीज जानते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है, जैसे आप नमक देखे होंगे, खुरदुरा, छोटा छोटा पार्टिकल होता है ऐसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में होता है। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफी ज्यादा है, तुरंत नहीं पिघलेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफी ज्यादा है। अब नमक को पानी में मिलाएंगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। तो नमक क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। जब नमक घुल रहा है तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। और नमक जो होता है, मान लीजिए हम लोग नमक ले लिए हैं, ठीक है, अब तक आप लोग 10th क्लास में आ गए होंगे, बहुत सारे बच्चों को पता है कि अगर हम लोग पानी में 2 तार लगा के बल्ब लगाते हैं तो वो बल्ब नहीं जलेगा, बट जैसे जैसे नमक डालते हैं वो बल्ब का ग्लो ज्यादा होने लगता है, जितना नमक डालेंगे उतना ब्राइट होगा। तो क्यों, क्योंकि नमक जो है मोल्टेन फॉर्म में गुड कंडक्टर होता है बिजली का। क्यों, क्योंकि वो पानी में
अपने आयंस को क्या करता है, डिसोसिएट करता है। जैसे ही डालेंगे वो आयंस क्या होगा, डिसोसिएट होने लगेगा, Na+ अलग, Cl- अलग। और सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है बिजली का। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये टॉपिक, ये सवाल एमसीक्यू में बार बार आपसे पूछा जाता है, बार बार ये फिगर बना बना के अलग अलग तरीके से, कि किस केस में रस्टिंग हो रहा है, किस केस में नहीं हो रहा है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि अगर वहां पे पूरा तेल ऊपर लगा हुआ है तो ऑयल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए हम लोग कैल्शियम जो कि हाईली रिएक्टिव है उसको कहां रखते हैं, सोडियम और कैल्शियम को कहां रखते हैं, उसको हम लोग इसीलिए हम लोग पढ़े हैं कि जो सोडियम हाईली रिएक्टिव है उसको हम लोग कहां रखते हैं, तेल के अंदर रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। वैसे ही हम लोग आयरन का नेल ले लिए, यहां पे, फिर यहां पे और यहां पे। तो देखिए यहां पे ट्यूब बंद है तो यहां पे ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। लिखा हुआ है वैक्यूम है यहां पे, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, पानी थोड़ा बहुत है कि नहीं, नहीं पानी भी नहीं है, तो यहां पे रस्टिंग होगा, नहीं होगा। अब यहां देखिए इस फिगर में ऊपर से ऑयल है, यहां पे तेल लगा दिया गया है, तो अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा, जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है वही पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर ट्यूब बंद है। ठीक है, जो अंदर पहले से ही ऑक्सीजन है वही है बस, और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हाँ पानी मिल रहा है, तो यहां भी रस्टिंग नहीं होगा। क्योंकि रस्टिंग होने के लिए, कोरोजन होने के लिए क्या क्या चाहिए सर, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए ऑक्सीजन, यही तो कंडीशन है। अब इस वाले केस में देखिए ट्यूब खुला हुआ है, एकदम आराम से हवा आ रहा है, वाह 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 वाह, हवा आ रहा है, और नीचे पानी भी इसको मिल रहा है, दोनों चीज, दोनों सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए पानी भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो रस्टिंग होगा, एकदम हड़हड़ा के होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कोरोजन एकदम मस्त तरीके से होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब H2O, यानी प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन। तो कोरोजन के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन अगर आयरन का हो तो उसको स्पेशल नाम दिया गया है रस्टिंग। ठीक है, तो मेटल का ग्रेजुअली क्या होता है, कमजोर होना। मेटल का ग्रेजुअली इसके ऊपर एक सरफेस लग जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। और ये नॉन स्टिकी होता है, कैसा होता है, नॉन स्टिकी। तो ऑक्सीजन और पानी के प्रेजेंस में लोहे के ऊपर एक लेयर लगा, इस लेयर का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। और जैसे ही यहां पर लेयर लगा, ये नॉन स्टिकी है, ये तुरंत यहां से निकल जाएगा, ये तुरंत यहां से निकल जाएगा। अब निकलेगा अकेला नहीं, मेटल के बॉडी को लेके, तो धीरे धीरे मेटल क्या होने लगता है, फिर से एक मेटल आ गया, फिर से इसके ऊपर लेयर लगा, अब फिर से ये नॉन स्टिकी है तो फिर से निकल जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये मेटल जो है वो पतला होने लगता है, और देख रहे हैं ना पतला होने लगा। इसीलिए हम लोग यहां पे लिख रहे हैं ग्रेजुअली ईटेन अप, ग्रेजुअली ईटेन अप मेटल, किसके एक्शन से, एयर और वाटर के एक्शन से। यहां पे ये फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। और रस्ट नॉन स्टिकी है तो निकलते रहता है, इसीलिए जो ब्रिज हो गया, जो लोहे से बना होता है, वो टूटने का ज्यादा खतरा हो जाता है अगर रस्टिंग होता है तो। हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, तो पेंट करके, ऑयल करके, ग्रीस करके, या गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का एक परत लगा के, बाई क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम का हम लोग उसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं, एनोडाइजिंग मतलब अल्युमिनियम का उस पर परत लगा के, या एलॉय बना के। तो मेटल को हम लोग कोरोड होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सब तरीका है कि पेंट कर दीजिए, उसके ऊपर ऑयलिंग लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, या गैल्वेनाइजिंग ऑब्जेक्ट। अब कोई आयरन है, इस पर रस्टिंग होगा, तो भैया उपाय क्या है कि इसके ऊपर दूसरा परत लगा दीजिए जिंक का, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। या तो क्रोमियम का तो क्रोम प्लेटिंग, या तो इसके ऊपर अल्युमिनियम का तो एनोडाइजिंग। ठीक है, ये सब तरीका है जिससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एलॉय क्या होता है, तो एलॉय मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, या तो दो मेटल का भी। ठीक है, लिखा हुआ है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड मेटल विथ नॉन मेटल। मतलब सर मेटल और मेटल का भी मिक्सचर को एलॉय बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को भी एलॉय बोल सकते हैं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल, एक जो अधिक मेटल है अधिक अमाउंट में उसको पिघला दीजिए, ठीक है, एंड एडिंग अदर मेटल इन अ डिफाइंड रेशियो, और दूसरे मेटल को एक प्रॉपर डिफाइंड रेशियो में इसमें मिलाइए, एलॉय
बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एलॉय के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ब्रास। तो ब्रास एक एलॉय है जो कि किससे किससे बना है, कॉपर और जिंक से, दोनों मेटल है। कॉपर और जिंक के मिक्सचर से क्या बना, ब्रास। ब्रास एक एलॉय है। ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज किससे बना, कॉपर और एसएन से। स्लेट, स्लेट किससे बना, एलॉय ऑफ पीबी एंड एसएन। ठीक है। अमलगम, मरकरी का एलॉय है अमलगम, मरकरी, एलॉय ऑफ मरकरी और कोई भी दूसरा मेटल। तो एलॉय क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि मेटल और मेटल के मिलने से बनता है, या मेटल या नॉन मेटल के भी मिलने से बन सकता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जो कि है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, एक पढ़ाई है जहां पे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखते हैं कि कैसे होता है, एक प्रोसेस जहां से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अ साइंटिफिक प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस प्रोसेस फ्रॉम इट्स ओर्स। मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेचुरल, पहले नेचुरल कंपाउंड के फॉर्म में मेटल मिनरल में पाया जाता है, फिर वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई होता है, रिफाइन होता है, तब हमारे पास गोल्ड आता है। ठीक है, तो मिनरल क्या होता है, हमें कुछ कुछ टर्म को जानना है कि मिनरल क्या होता है। तो मिनरल मतलब नेचुरल कंपाउंड कंटेनिंग मेटल्स, मतलब ये एक नेचुरल कंपाउंड है, इसमें मेटल है। ये एक नेचुरल कंपाउंड है, इसमें मेटल है, मतलब जमीन के अंदर या पानी के अंदर ऐसा नेचुरल कंपाउंड जिसमें मेटल पाया जाए, वो क्या कहलाया, वो मिनरल कहलाया। ठीक है, ये भी एक मान लेते हैं कि मिनरल है जिसमें मेटल है। अब इन तीनों में से मेटल को निकालना एक समान नहीं होता है। इसमें से मेटल निकाले एकदम इजी वे में, ठीक है, इसमें से मेटल बहुत मुश्किल में निकला, और इसमें से भी इजी वे में निकला, प्रॉफिटेबल वे में निकला। तो जिसमें हम लोग मेटल को निकाल लें मिनरल में से और हम आसानी से निकालें, उसको बोलते हैं ओर। देखिएगा, मिनरल फ्रॉम विच इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल विथ मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां से आसानी से कम मेहनत में कम पैसे में मेटल को निकाल लें, वो क्या होता है, ओर। ठीक है, बाकी मिनरल तो सारा ही है, सारा नेचुरल कंपाउंड है जिसमें मेटल है, तो तीनों मिनरल है, बट तीनों और है क्या, नहीं नहीं, जहां से आसानी से निकले, प्रॉफिटेबल हो, वही और है। अब जैसे हम लोग सोडियम कहां से मिलता है, तो उस और का नाम है रॉक साल्ट। अल्युमिनियम बॉक्साइट, जेडेन जिंक ब्लेड, तो ये सब क्या नाम है, ये सब उसके ओर के नाम है जहां से ये सब मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब मेटलर्जी जो होता है वो तीन प्रोसेस में होता है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब ये जो एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, इन तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो मेनली यही दोनों में है, जिसमें हम लोग दो प्रोसेस का नाम सुने होंगे आप लोग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, बाकी ये तो अपने आप इलेक्ट्रोलिसिस कराने से ही मेटल अलग हो जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब होता है कि हम लोग नेचुरल कंपाउंड, एक नेचुरल कंपाउंड है जिसमें मेटल पाया गया और इस मेटल को आसानी से निकाल भी लिए हम लोग, तो ये क्या हो गया, ओर हो गया। अब सर यहां से जो मेटल निकला, यहां से जो मेटल निकला, क्या ये एकदम प्योर मेटल होगा, नहीं, उसमें कुछ इम्प्यूरिटी होगा, उसमें क्या होगा, कुछ गंदगी होगा, कुछ इम्प्यूरिटी होगा। अब यही इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इम्प्यूरिटी को हम लोग बोलते हैं गैंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैंग। ठीक है, इन दिस मेथड इंप्यूरिटीज अलोंग विथ ओर आर रिमूव। तो पहला जो मेथड है कंसंट्रेशन, मतलब हम लोग जितना ज्यादा हो सके इंप्यूरिटी को अलग करेंगे और बस मेटल ही मेटल रखेंगे। तो पहला प्रोसेस समझ में आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका जो प्रोसेस है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस है, इसका नहीं समझाऊंगा, टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन आ रहा है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। बस इतना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या, ओर में से गंदगी को बाहर कर देना। अगर गंदगी बाहर हो गया तो बचेगा क्या, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेटल ही बचेगा। तो मेटल बचा मतलब मेटल का कंसंट्रेशन अधिक हो गया। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑल मेटल्स डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि के, Na, Ca, Mg, Al एक्सेट्रा। तो कार मांगी, अल्टो, देन
फरारी, फिर भी हाय, क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी। तो बच्चा हाईली रिएक्टिव क्या होता है? तो शुरुआत का ये जो 3 है ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। Mg से लेके Al तक की क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव है, या Zn तक Fe तक क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव है। और उसके बाद क्या है? लो रिएक्टिव मेटल होते हैं H के हाइड्रोजन के नीचे वाले लोग, इसमें हम लोग Pb को भी लो रिएक्टिव मेटल मान लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों कैटेगरी को हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या किए? ओर को मेल्ट कर दिए, पहले गंदगी को हटाए। अब क्या बचा? सिर्फ मेटल है, उसमें प्योर फॉर्म में है, थोड़ा बहुत प्योर है, उसको क्या किया हम लोग? मेल्ट करा दिए। मेल्ट कराने के बाद बिजली पास करा दीजिए उसमें से, पास इलेक्ट्रिसिटी एंड कलेक्ट द मेटल एट कैथोड। ठीक है, ओर है, ओर से सबसे पहले गंदगी को हटाए, इम्प्योरिटी को हटाए। अब कुछ प्योर फॉर्म में मेटल आया, इस मेटल को क्या किए सर? मेल्ट कर दिए। मेल्ट करके क्या करना है? बिजली पास करा देना है। बिजली पास करा देंगे, कैथोड पे क्या मिलेगा? मेटल मिल जाएगा कैथोड पे। ठीक है, क्योंकि कैथोड का खुद का नेचर निगेटिव होता है। कैथोड क्या होता है सर? एक रॉड है, ठीक है, जिसको हम लोग किसी भी मोल्टेन चीज में डालते हैं और वो बिजली कंडक्ट करता है। खुद का नेचर निगेटिव, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव क्या है सर? मेटल है। नेक्स्ट, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है। कौन से फॉर्म में? सल्फाइड फॉर्म में, नहीं तो कार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, सल्फाइड या कार्बोनेट, जिस भी फॉर्म में हो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, दोनों से हम लोग उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका रिडक्शन करा देंगे। देन उसको क्या करेंगे हम लोग? रिडक्शन करा देंगे कार्बन के प्रेजेंस में। ठीक है, और लो रिएक्टिव में क्या होता है? सेम वही प्रोसेस है, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब रिडक्शन कराएंगे तो बिना कार्बन के, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन, ओनली हीट, केवल हीट से। बस यही एक अंतर है, बाकी दोनों क्या है? सेम है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग करेंगे। अगर हम लोग को एक्सट्रैक्शन देखना है तो सबसे पहले मेटल जो है वो मेटल ओर जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? तो वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाएगा या तो सल्फेट के फॉर्म में पाया जाएगा। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है या सल्फेट के फॉर्म में है, दोनों फॉर्म से हम लोग कहां पे आएंगे सर? हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि अगर ऑक्साइड के फॉर्म में आ गए तो ऑक्साइड से उसका मेटल पाना बहुत ही आसान है। ऑक्साइड से मेटल पाना बहुत ही आसान है। क्या करना पड़ेगा सर? रिडक्शन कराना पड़ेगा। किसके प्रेजेंस में? कार्बन के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे मेटल ओर से कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो कार्बोनेट से ऑक्साइड कैसे जाएंगे सर? एक प्रोसेस है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के प्रोसेस से। सल्फाइड से ऑक्साइड कैसे जाएंगे? एक प्रोसेस है सर जिसका नाम है रोस्टिंग। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि कार्बोनेट दिया है तो ऑक्साइड जब बनाएंगे तो केवल हीट करेंगे। ठीक है, अगर कार्बोनेट दिया है, अगर कार्बोनेट दिया हुआ है, ऑक्साइड बनाएंगे तो केवल हीट करेंगे। लेकिन अगर सल्फाइड दिया है, कार्बोनेट बनाना है, तो हीट तो करेंगे लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे। अब देखिए, जैसे कार्बोनेट का बात करें हम लोग, ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट है। अब हम लोग जिंक कार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या बन जाएगा? ZnO प्लस CO2। ये जो ZnO बना, जिंक ऑक्साइड, अब इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, Zn प्लस CO बन जाएगा। तो ये जिंक क्या हम लोग को मिल गया? ये मेटल मिल गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हीट किए, यहां पर बिना किसी ऑक्सीजन के हीट कर दिए, और यहां पे हम लोग कार्बन रखे। ठीक है, अब जब रोस्टिंग हम लोग करते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में दिया है ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड। अब हम लोग इसको क्या करना है सर? इसको हम लोग को ऑक्साइड बनाना है, मतलब ZnO बनाना है। तो क्या करेंगे? हीट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में क्या लेंगे? ऑक्सीजन, तो SO2 बनेगा। अभी ZnO फिर से आ गए ना यहाँ पे, फिर से वही सर, ZnO को क्या किया जाए?
कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो Zn प्लस CO, मेटल मिल गया। तो अगर सल्फाइड के फॉर्म में है वहां से मेटल बनाए, प्रोसेस का नाम रोस्टिंग, और अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है वहां से मेटल बनाए, प्रोसेस का नाम कैल्सिनेशन। याद हो गया होगा। सेम लो रिएक्टिव, ये मॉडरेट रिएक्टिव के लिए है, और लो रिएक्टिव में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, बस लास्ट में यहां पे कार्बन नहीं होगा, डायरेक्ट रिड्यूस हो जाएगा हीट करके। बस कार्बन की जगह पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, वो रिड्यूस हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं Hg क्या है, Hg लो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो HgS के फॉर्म में है। अब इसको हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो क्या बना, HgO प्लस SO। अब HgO है, इसको कार्बन के बिना बस हीट करेंगे, हम लोग को Hg मिल जाएगा, ठीक है, तो मरकरी मिल गया। तो हम लोग को समझ में आ चुका है सर कि अगर लो रिएक्टिव मेटल है तो बिना कार्बन के हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बस यही एक अंतर है, बाकी सब सेम है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, लास्ट थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। अगर अभी भी कुछ गंदगी बचा हुआ है, सारे प्रोसेस करने के बाद अगर अभी भी थोड़ा बहुत भी गंदगी बचा है, तो हम लोग जाएंगे रिफाइनिंग ऑफ ओर वाले प्रोसेस में, जहां पे हम लोग एक डिब्बा बनाते हैं, कैथोड एनोड बनाते हैं। शायद फिगर अगर दिया है तो आसान हो जाएगा मेरे लिए, नहीं दिया है समझा देता हूं। हम लोग यहां पर कॉपर सल्फेट ले लिए, क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, एक्वस सॉल्यूशन, 2 रॉड लगाए, एक कैथोड एक एनोड। पता कैसे चलेगा सर, अभी पता नहीं चलेगा जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे, लगा देते हैं। तो बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसका नाम क्या होता है, कैथोड। थोड़ी देर पहले बताया कैथोड खुद निगेटिव होता है, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। अब होगा क्या कि यहां से हम लोग ये जो रॉड दोनों बनाए हैं, दोनों रॉड कॉपर का ही बनाए हैं। जो कैथोड है उस पे हम लोग प्योर कॉपर लिए हैं, और जो एनोड है उस पे हम लोग इम्प्योर कॉपर। कौन सा इम्प्योर सर, वही इम्प्योर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके कॉपर निकाले हैं। अभी जो प्रोसेस किए हैं पीछे, इसमें से हम लोग कॉपर आया, मान लीजिए मेटल जिंक नहीं है, मेटल जिंक नहीं आया, मेटल कॉपर निकल के आया, तो अब कॉपर मान लेते हैं यहाँ पे लिए, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए। 2 रॉड लगाए हैं, 2 हम लोग रॉड लगाए हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैसे मालूम चलेगा, जब हम लोग बैटरी लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जिधर जोड़ दोगे वही एनोड, नेगेटिव जिधर जोड़ दोगे कैथोड। बदल भी सकते हो अपने मर्जी से। जो एनोड है उस पे इम्प्योर कॉपर रख दो, और जो कैथोड है उस पे एक प्योर कॉपर रख दो। अब नेचर क्या है कि जैसे ही इसने बिजली पास करेगा, यहां से कॉपर +2 निकलेगा आयंस, और ये जो कॉपर +2 है वो निकल के इस पे जाता रहेगा, और जो थोड़ा बहुत गंदगी है वो यहां से निकल के नीचे बैठ जाएगा, जिसका नाम क्या है, एनोड मड। तो यहां से धीरे 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 करके कॉपर +2 निकल रहा है, और इस जो प्योर फॉर्म में है वो इस प्योर कॉपर पे जाके बैठता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं रिफाइनिंग ऑफ ओर्स, द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। अब तक जो भी हम लोग रिडक्शन करते हुए आए हैं, वहां से जो मेटल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, आर नॉट वेरी प्योर, अगर अभी भी प्योर नहीं है तो दे कंटेन, अगर कुछ इंप्योरिटीज है तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बिजली के हेल्प से हम लोग उसको रिफाइन करते हैं, और हम लोग इम्प्योर मेटल से प्योर फॉर्म में उसको बना देते हैं। अब इस रॉड पे जो हम लोग को मिलेगा वो प्योर कॉपर पहले से था, और जो भी इसमें से मेटल प्योर है वो जाके यहाँ पे लग जाएगा, तो हम लोग इस रॉड को निकालेंगे और हमारे पास प्योर मेटल मिल गया। तो चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। 1 शॉट लेक्चर है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, और जो भी कुछ छूटा हुआ है आपको लेक्चर में अगर लग रहा है तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, इसके बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको लेक्चर में ही समझा रहा था, बार बार समझा रहा था। ये पहला सवाल है जो मैंने आपको बताया कि कौन सा मतलब रूम टेम्परेचर पे कौन सा होता है मेटल, तो मरकरी, ठीक है। वैसे ही जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, सोडियम, इस सारा आंसर आप लोग दे सकते हैं इजिली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा आंसर भी, ठीक है। तो सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, आंसर सबको पता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए, ठीक है।
क्योंकि सर OL है, OL पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्ट कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल यहाँ पे है, दिया हुआ है कि which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to metal। तो अगर एसिड का रिएक्शन कराते हैं, अगर हम लोग मेटल में एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग पहले ही पढ़े थे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यही हाइड्रोजन गैस निकलता है, यही आंसर है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, HCl ले लो या H2SO4 ले लो, दोनों केस में H2 गैस ही निकलेगा और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस लिखिए। इतने प्यार से अभी समझाया कि रोस्टिंग मतलब सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना और कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना। राइट ए केमिकल रिएक्शन जिससे हम लोग रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं। अभी मैं एकदम आपको हाईलाइट करके वो बताया था, उस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम लोग Al2O3 सॉरी जिसमें हम लोग Fe2O3 का अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है यहां पे। नेम द एनोड द कैथोड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर ही सिलेबस में है इसीलिए कॉपर ही मैंने बताया है और कॉपर का ही पूछा है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि यहां पर लिखा है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा था कि ये सॉल्यूशन किसका बना है, इसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो कॉपर सल्फेट का। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, आप लोग बता दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये सवाल भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया है, कई बार आया है, वही सवाल है कि कैसे हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस सवाल को देख के ही जाइएगा अपने आपके एग्जामिनेशन में, इस बार भी इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, VVI है। ठीक है, इलेक्ट्रो मेटल एंड नॉन मेटल से ये वाला सवाल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको अच्छे से समझाया है सवाल, आप लोग देख लीजिएगा। कैथोड देखिए, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड, सारा Cu2+ कहां जाएगा, यहां जाएगा, समझा चुका हूं, वही चीज लिखा हुआ है। एक बच्चे और परेशान होते हैं ऐसे सवालों में जहां पर XY करके सवाल आता है। तो देखिएगा, 3 मेटल है XYZ, ठीक है, और रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, और इसमें से Y रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और Z विथ स्टीम। मैं पहले बता चुका हूं, हाईली रिएक्टिव मेटल ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएगा, मॉडरेट रिएक्टिव गर्म पानी चाहिए, और जो लीस्ट रिएक्टिव है उसके लिए तो भाई भाप लाना पड़ेगा, स्टीम लाना पड़ेगा। अब खुद से देखिएगा कि X क्या है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। कैटरीना ने कार मांगी, तो देखिएगा X क्या है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए भैया, हम लोग को ठंडे पानी से भी काम चल जाएगा। तो पानी से रिएक्शन होगा, क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड प्लस H2। उसके बाद Y क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी। ठीक है, तो ये लोग क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव है। तो Y इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, सेम हाइड्रोजन बनता है सर, और मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। Z, तो Z विथ स्टीम, तो आयरन के साथ क्या होता है, स्टीम रिएक्ट करता है, तो Z विथ स्टीम क्या बना, फेरस ऑक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हुआ यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ये ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला जैसे से जाएंगे कम रिएक्टिव होने लगता है। फिर यहाँ पे एक सवाल है कि गिव द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिव
सेम वही सब लिखना है हम लोग को जो मैं आपको बताया था कि ये क्या है, सिनाबार मतलब ओर है किसका, मरकरी का। मरकरी के ओर को हम लोग ये बोलते हैं सिनाबार ओर बोलते हैं। HgS इसको हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फिर इसको हम लोग रिडक्शन कराएंगे डायरेक्टली हीट करके, देखिएगा डायरेक्टली, कार्बन की जरूरत नहीं है। तो वही प्रोसेस लिखना था। लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड A2O3 which is acidic in nature, identify A as a metal and or non metal। तो देखिएगा कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ये आपको समझना पड़ेगा कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब यहां लिखा हुआ है कि एसिडिक है नेचर में, एसिडिक क्या है, नॉन मेटल, तो ये क्या होने वाला है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर एंड दोज ऑफ मेटल आर बेसिक। एज द ए फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, ए क्या है होगा, एक नॉन मेटल होगा, और इसका +3 होगा। देखो यहाँ पे A2O3, इसका मतलब A का वैलेंसी क्या है, 3 है, और O का तो 2 होता ही है। तो एक ऐसा नॉन मेटल जिसका वैलेंसी क्या हो, 3 हो, देयरफॉर A इज बोरॉन, और इसका ऑक्साइड क्या होता है, लिखा हुआ है ऑक्साइड भी यहाँ पे B2O3, क्योंकि हम लोग A को क्या मान लिए, बोरॉन। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। तो B का 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिएगा 2 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3, वैलेंसी कितना, 3। ठीक, तो ऐसा नॉन मेटल जिसका वैलेंसी 3 हो, यहां से मालूम चल गया। कैसे मालूम चला सर, पहले समझे कि एसिडिक है तो एसिडिक नॉन मेटल, और फिर क्या समझे कि सर A2O3 दिया है तो A का वैलेंसी 3, एक नॉन मेटल जिसका वैलेंसी 3 क्या है, बोरॉन। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको कई सारे सवाल तो आता ही होगा, जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कई सारी चीजें बता भी दिया था कि आपके एग्जामिनेशन में ये NaCl वाला आ सकता है या MgCl2 वाला आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए MgCl2 भी आ सकता है बनाने के लिए। Mg है, Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl को दे रहा है, Mg और Cl आयनिक कंपाउंड है MgCl2 या NaCl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ सकता है बनाने। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, समझा चुका हूं। हाउ इज एन आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, कैसे बनता है अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखिएगा, पढ़िएगा यहाँ पे क्या लिखा है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिगरेशन। जैसे सोडियम है तो 2, 8 और 1 होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्यों, टू अचीव इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिगरेशन। इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, इसलिए उसी को बोलते हैं अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वैसे ही हम लोग ये सारा स्टेप आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही कुछ PYQ है जो आपके पिछले 5-10 साल में आया हुआ है, जब आप इसको देखिएगा तो एक भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा जो मैंने आपको इस लेक्चर में नहीं पढ़ाया है। देख लीजिए, अल्युमिनियम जो है वो कंबाइंड स्टेट में फॉर्म होता है, सिल्वर गोल्ड फ्री स्टेट में फॉर्म होता है, उसका रीजन दीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर फ्लोटिंग ऑन सरफेस। सरफेस पे क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि सर हाइड्रोजन गैस निकलता है बबल्स के फॉर्म में, बता चुका हूं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और सॉलिड में नहीं करता है, क्योंकि मोल्टेन फॉर्म में क्या होता है, वो डिसोसिएट करता है अपना आयंस। सारा सवाल का जवाब मिलेगा मेरे लेक्चर में, तो ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको PYQ में दिख रहा है, यानी 2026 के पेपर में भी वो चीज दिखेगा, ठीक है। एक और चीज है कि एक्वा रेगिया क्या होता है, तो एक्वा रेगिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 में एक मिक्सचर होता है जिसको हम लोग एक्वा रेगिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में PDF टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा,
और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।